चाहे सिखों के छठे गुरु, नालंदा विश्वविद्यालय सबकी जननी बिहार रहा है और मानवता को बिहार ने बहुत कुछ दिया है। अब चुनौती है बिहार का नेतृत्व हर बूथ में करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर के समक्ष कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं वो भी भारत में ही नहीं, विश्व के भी सबसे अच्छे चुनाव के रूप में जाने और माने जाएं। अब ये चैलेंज तो हमने उठा लिया। आयोग में जब हम लोग 3 सदस्य बैठे थे और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी सब यहाँ पर हैं, तो बात चली बिहार की, तो ये हुआ कि साहब अच्छे चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सवाल ये हुआ कि मानदंड कैसे बनेगा। तो मानदंड ये तय किया गया कि दुनिया में सबसे अच्छे चुनाव हर मायने में जाने भी जाएं, माने भी जाएं और उसका निर्वहन भी। तो कैसे होगा? चुनाव आयोग का चेहरा कौन है? मतदाता के सामने चुनाव आयोग तो जा नहीं पाता, हम तो जा नहीं पाते। मतदाता के सामने कौन जाता है? बीएलओ। माइक ऑफ कर देना भाई। तो मतदाता के सामने जाता है हमारा बूथ लेवल ऑफिसर। उसके बात करने का तरीका, उसकी कार्य क्षमता, उसकी ईमानदारी, वो सारी चीजें चुनाव आयोग पर प्रतिलक्षित होती है ना। मतदाता तो यही सोचेगा जब इनके बीएलओ ऐसे हैं तो फिर आयोग भी ऐसे ही होगा। अगर बीएलओ मेरा स्मार्ट है, बीएलओ मेरा नियम कानून को जानता है और बीएलओ के मन में ये भाव है कि कोई भी मतदाता छूट न पाए और कोई भी इनएलिजिबल इलेक्टर लिस्ट में आ न पाए, अगर वो इस कार्य को पूरी कानूनी लिखित और नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत अगर वो करता है तो चुनाव आयोग की छवि कैसी होगी? चुनाव आयोग की छवि वैसी होगी जैसे बीएलओ की होगी। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम आपके समक्ष सुबह आए हैं आज और आपके संग आधा घंटा गुजारेंगे। कारण यही है कि आपको भी समझना है कि आपकी छवि अकेले आपकी छवि नहीं है। आपकी छवि आपके एसडीएम या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की भी छवि है, आपकी छवि जिलाधिकारी की छवि है, डीईओ की छवि, आपकी छवि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की भी छवि है, और ये हमारे जो 4 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं ना, आपकी छवि इनकी भी छवि है और मेरी तो नहीं। मैं तो आपके परिवार का मुखिया हूं। तो इतनी सी बात कहने के लिए बुलाया था। ये बात जहन में है ना? याद रहेगी? अगर राष्ट्र की सेवा करनी हो तो पहली सीढ़ी है मतदान। उसी से तो सरकारें बनती हैं। राष्ट्र सेवा की पहली सीढ़ी होती है मतदान। भारत का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, उसको मतदाता सूची में अवश्य डलवाना चाहिए। और मतदाता सूची में डलवाना तो एक विषय है, हर ऐसे निर्वाचक को मतदान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम है? ऐसा क्यों? निर्वाचन रोजगार कारण कई सारे होंगे, लेकिन अगर मेरा बूथ लेवल ऑफिसर कर्मठ है और अगर उसके पास वॉलंटियर्स हैं और अगर उसने वोटर स्लिप दी है
और आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए पूरी चुनाव की मशीनरी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे हमारे पुलिस अधिकारी हो, चाहे पूरा चुनाव आयोग और मैं स्वयं क्यों न हूं, सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो हमारा मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में आते हैं तो शायद चुनाव भी बेहतर माना जाता है। जी सर। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़े चुनाव कहाँ होते हैं? भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी निर्वाचक सूची अगर है तो भारत में 99 करोड़। 99 करोड़ अगर भारत से जनसंख्या के रूप में छोटे देश देखे जाएं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरा ऑस्ट्रेलिया अगर सब जोड़ दोगे तो भी 99 करोड़ नहीं होता। पॉपुलेशन की बात करें, सिर्फ निर्वाचक की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा निर्वाचक अगर दुनिया में कहीं हैं तो भारत में है। और चुनौती जब आती है तो ये आती है कि ये सारे के सारे निर्वाचक अपने मतदान का सही तरह से उपयोग कर पाए, समय पर उपयोग करें और उसकी सही गणना भी हो जाए। चुनौती है ना? जी बिल्कुल। पता है चुनाव आयोग में कितने लोग काम करते हैं? 99 करोड़, लगभग 10 देशों से भी ज्यादा निर्वाचक और चुनाव कराने। कोई आइडिया है किसी को कितने लोग काम करते हैं? लगभग 1 करोड़। माइक बंद कर दीजिए। लगभग 1.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर होते हैं। वैसे तो चुनाव आयोग सिर्फ 500 लोगों का है, सिर्फ 500। 36 सीईओ ऐड कर लीजिए, फिर बढ़ना शुरू होता है। जितने डीएम हैं वो डीओज बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बन जाते हैं, वो हमारे पास डेपुटेशन पे हो जाते हैं। वो हमारे डिसिप्लिन और कंट्रोल में भी होते हैं। उसके बाद जितने एसडीएम या इक्विवेलेंट अधिकारी होते हैं, जिनको इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं, वो भी मतदान इलेक्शन के कार्य के लिए हमारे पास डेपुटेशन पर माने जाते हैं। और ईआरओ के नीचे होते हैं, कितने ईआरओ हैं? 4123। कितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं? 788। और उसके बाद आते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, 10,47,000। ये तो हो गई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया। और जब मतदान होता है तो 10,47,000 बूथों में कम से कम 4 लोग बूथ के अंदर होते हैं। 40-50 लाख हो जाते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो राज्य की पुलिस वो भी पूरी डेपुटेशन पर चुनाव आयोग के पास होती है। अगर लोकसभा के चुनाव देखे जाएं तो इनका आंकड़ा 1.5 करोड़ के ऊपर चला जाता है। अभी इसमें पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को मैंने जोड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइवेट लोग। हर बूथ पर हर नेशनल या स्टेट पार्टी को बूथ लेवल एजेंट नामित करने का अधिकार होता है। 10.5 लाख बूथ। अगर आपके यहाँ 4 या 5 या 2 या जो भी सही, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने एक बूथ लेवल एजेंट भी नामित किया तो 10.5 लाख इंटू 4, 40 लाख वो भी होते हैं या हो सकते हैं, कई लोग करते नहीं। साथ ही साथ बूथ लेवल एजेंट 1 पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग के समय जो पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर होते हैं, कम से कम 2 से 3, उनको भी अगर आप जोड़ लें तो 30-40 लाख वो भी हो जाते हैं। तो कुल मिला मिलू के जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कम से कम 2 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधना, एक ही कानून, एक ही नियम और एक ही इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए चुनाव का समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक संचालन।
कुछ अच्छा लगा? जी आप उस परिवार के सदस्य हो। भारत सरकार में कितने लोग काम करते हैं? लगभग 65 लाख। डिफेंस, सीएपीएफ सब मिला के। अगर उसका एक घटक देखा जाए, लोग कहते हैं कि साहब रेलवेज बड़ी है तो 12 लाख। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो सबसे ज्यादा लोग रखती है, वॉलमार्ट 20 लाख, फॉक्सकॉन 12 लाख, टीसीएस 11 लाख। इन सबको जोड़ दोगे ना तो भी 1.5 करोड़ नहीं होता। तो इस व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन एक चुनौती होता है। हमारे पुलिस के भाई बैठे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स विद नंबर्स। आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हो और आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मतदाता सूची बनती कैसे है? पहले से तो बनी होती है, फिर उसके बाद आपको घर घर जाना होता है। जाते हो? हाउस टू हाउस सर्वे होता है। तो एक बूथ में कितने लोग होते हैं अंदाजन? कितने निर्वाचक होते हैं? 14 अभी 1400 तो लगभग मान लीजिए 1500 मान लेते हैं, 1500 है ना? कितने घर होते हैं आपके बूथ के आसपास? नजरा नक्शे में 300 मान लेते हैं। 300 से ज्यादा तो नहीं होते ना। तो एक दिन में 10 घर भी गए तो कितने दिन में हर घर का वेरिफिकेशन पूरा हो सकता है? 30 दिन में हो सकता है। तो जब आपके यहाँ एसएसआर की शुरुआत होगी, स्पेशल समरी रिवीजन की, तो हर बूथ लेवल ऑफिसर को अपने बूथ के पास रहने वाले ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के घर घर जाना है और जाने के बाद ये चेक इन करनी है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पहले से है वो वहां रह रहा है कि नहीं। हो सकता है उसका ट्रांसफर हो गया हो सकता है विदेश चला गया हो सकता है किसी और शहर में चला गया हो सकता है वो दिवंगत हो चुका हो। वो आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी होगी, उनका नाम ऐड भी करना होगा। साथ ही साथ एपिक के कार्ड में कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि साहब मेरा नाम सही से नहीं लिखा हुआ, मेरी आयु ठीक से नहीं लिखी है, मेरा फोटो अच्छा नहीं है, मेरे पते में थोड़ा ठीक हो जाए। तो अगर कोई भी उसको चेंज कराना है तो उसको फैसिलिटेट भी आपको कराना चाहिए, तभी तो विश्वास बढ़ेगा। जी बढ़ेगा ना। तो घर घर जाकर इस कार्य को हमने करना है। जब आप ये कार्य करोगे और उसके बाद ड्राफ्ट सूची जब पब्लिश कर दोगे, उसके बाद शिकायतें आएंगी? नहीं आएगी। आनी तो चाहिए। डेमोक्रेसी में शिकायत नहीं आए तो क्या मजा है ना? कुछ तो होना चाहिए। तो शिकायतें आ सकती हैं। आपके बूथ लेवल एजेंट्स जो मैंने कहा था, जो हर राजनीतिक पार्टी नामित करती है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, जी उनको भी हमने कहा है। तो वो आपकी ड्राफ्ट सूची पर शिकायत दर्ज कराएंगे, और नहीं कराते तो फिर आपका काम बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं। ड्राफ्ट सूची के ऊपर जो उनकी शिकायतें आएंगी उनको आप ईआरओ साहब को भेजोगे ना, वेरिफिकेशन करोगे और अपने मंतव्य के साथ, अपनी रिकमेंडेशन के साथ, ये बात मानी जाए या न मानी जाए, आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजोगे। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस पर निर्णय लेंगे। कानून के तहत ये अधिकार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का है। उसने निर्णय ले लिया कि अजित साहब का नाम जो है वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने उनको वहां रहते हुए देखा है। ठीक बात है। उसके बाद ड्राफ्ट रोल फाइनल हो गए और पब्लिश हो गए। अब उसके बाद
इनको शिकायत है भाई साहब को, वो कह रहे हैं कि नहीं अजीत साहब तो वहां नहीं रहते। बीएलओ और ईआरओ, यहां तक कि कई बार बीएलए ने भी गलती कर दी और एक गलत निर्णय दे दिया। तो क्या विकल्प है? इसके बाद विकल्प शुरू होता है अपील का। अखबारों में पढ़ रहे हो ना, सेक्शन 24 लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, सेक्शन 24 का पैरा ए जो ये कहता है कि आप डीएम के पास अब अपील दे सकते हैं। उसको कहा जाता है पहली अपील। क्या कहते हैं उसको? डीएम के पास अपील देने के लिए 15 दिन का समय होता है जब फाइनल पब्लिकेशन होता है। बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन डीएम को डिले कंट्रोल करनी पड़ती है। और अगर डीएम साहब का भी निर्णय गलत हुआ तो डेमोक्रेसी है ना। इन ये वाले भाई साहब तो मान गए, लेकिन मैडम नहीं मान रही। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, डीएम साहब का निर्णय गलत हुआ है। तो लोक प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 24 सब सेक्शन 2B, वो ये कहता है कि सेकंड अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होगी। किसके पास होगी? और उसके बाद फाइल बंद। फाइनली जो सीईओ का निर्णय है वो ब्रह्म वाक्य है। बिहार में अभी एसएसआर हुआ, जनवरी में हुआ था ना। कितनी अपील आई? किसी और को दोष देने से पहले ये भी हमें सोचना होगा कि हमारे अपने लोग भी कई बार जो अखबार में छपता है उसको भी नजरअंदाज कर जाते हैं, कानून को भी कर जाते हैं। बिहार को इस बात का गर्व होना चाहिए कि जब आपका 6 या 7 जनवरी को पूरे राज्य की सूची प्रकाशित की गई फाइनल, उसके बाद 7 जनवरी से लेके आज तक डीएम साहब के पास अपील है 0। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपील है 0। इसका अर्थ क्या हुआ? एक अर्थ ये हुआ कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में अच्छा काम अकेला इनफ नहीं होता। दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को आपकी मतदाता सूची पर कोई भी किसी भी तरीके का ऐतराज नहीं है। बाकी तो आप लोग अखबार पढ़ते है ना, ऐतराज भी होते हैं लोगों को, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का कोई पालन नहीं है। ऐसी बात नहीं है लोगों को ऐतराज नहीं होंगे। कई लोग छूट गए होंगे, कई लोगों के नाम गलत आ गए होंगे, लेकिन उनको अपील के प्रावधान का पता नहीं है। ये पता है अपील का प्रावधान कब आया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना 1950। और अपील का प्रावधान फर्स्ट अपील, सेकंड अपील 22 दिसंबर 1961, 1961, मेरी पैदाइशी से 3 साल पहले, ठीक है। लेकिन अपील नहीं आती। क्यों? क्योंकि ना तो कोई कानून पढ़ना चाहता है, लोग थक भी जाते हैं। अरे छोड़ो यार, अब नाम नहीं आया तो छोड़ देते हैं, गलत नहीं किया तो चल दो। इस चीज को बदलना है, कम से कम आज तो बदल सकते हैं। तो जब भी आप निर्वाचक से बात करें उसको बतलाएं कि देखिए मैं आपका बूथ लेवल ऑफिसर हूं, ये बूथ के ये लोग मेरी जिम्मेदारी पर है, इसमें कोई भी गलती है, त्रुटि है तो आप बताएं, हम सही करेंगे। और मैं आपको, अगर मैं बूथ लेवल ऑफिसर होता तो मैं ये भी कहता निर्वाचक से, और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप ईआरओ को बता सकते हैं,
और अगर उनसे भी गलती हो जाए तो डीएम साहब को और सीईओ को भी बता सकते हैं। जैसे ही आप ये बात बोलोगे आपके ऊपर जनता का विश्वास बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। वरना उनको ये लगता है कि नहीं साहब बीएलओ साहब आए थे साहब उन्होंने बना दिया साहब, अब कौन क्या करे, छोड़ो यार, हो गया। ऐसा नहीं करना। दुनिया में जो भारत की मतदाता सूची है प्रक्रिया के अनुसार उससे ज्यादा शुद्ध कोई सूची हो ही नहीं सकती। हर साल रिवीजन होता है, हर साल हमारे बीएलओ रिवीजन करते हैं ना। किसी और डेटाबेस का हर साल होता है क्या?